नमस्कार, मैं ओटी सर। फिर से सीटीईटी की जो परीक्षा आ रही है, बहुत कम दिन बचे, मगर इस कम दिनों में जो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र है, इसमें चाहे पेपर 1 हो या पेपर 2 हो, इसके लिए किस प्रकार से प्रश्न आ सकते हैं, हमने अभी तक जो प्रश्न आए हैं पीवाईक्यू को ध्यान में रखते हुए 2024 के सीटीईटी की परीक्षा में किस प्रकार से प्रश्न आ सकते हैं, इस बात को ध्यान में रखते हुए हम क्या कर रहे हैं, आज बहुत ही अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन कर रहे हैं। इसके साथ साथ टाइम मैनेजमेंट किस प्रकार से किया जाए, इस बात का भी हम क्या करेंगे, विशेष ध्यान रखेंगे। हम जानते हैं कि यूट्यूब पर पढ़ाने वाले तो बहुत हैं, बहुत सारे यूट्यूब के जो टीचर मिलेंगे, पढ़ाते समय ये बोलते हैं कि सबसे पहले आप हमारी ये वाली क्लास कर लो, ये वाला कोर्स लगा लो। हम ओटी सर ऐसा कुछ भी नहीं बोलते। हमारा जो सोशल चैनल है, यह सोशल चैनल फ्री ऑफ कॉस्ट है। हम किसी भी प्रकार के जो कोर्सेस है उसको न 100 रुपये में बेचते, न 200 रुपये में बेचते। तो हमारा प्रयास सिर्फ यही है कि हमने किया है, आप भी करिए। तो ओटी सर का एक ही नारा होता है, नो बकवास सीधी बात। तो हम इस पूरे जो बाल मानस शास्त्र में या बाल विकास शास्त्र और शिक्षा शास्त्र में जो 30 प्रश्न आते हैं, उसको टाइम मैनेजमेंट के हाथ में जितना जरूरी हो उतना उसका एक्सप्लेनेशन के साथ कम से कम 25 से 30 मिनट में किस प्रकार से पूरे बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के जो क्वेश्चंस हैं हमें आपको बताना भी है, मगर हम कोशिश करेंगे कि 30 मिनट में पूरे क्वेश्चंस क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए। तो यहाँ पर प्रश्नों को समझते किस प्रकार से, पढ़ते किस प्रकार से और आंसर किस प्रकार से ढूंढते हैं, बड़ा ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। आप अगर हमारे चैनल पर अगर नए होंगे तो आप एक काम कर लीजिए कि हमारे चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि जब तक सीटीईटी आपको फतेह नहीं करवाएंगे तब तक ओटी सर रुकने वाले है नहीं। तो चलो हम क्या करते हैं, शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर पहला प्रश्न आया है कि एक समावेशी व्यवस्था में रिक्त स्थान दो रिक्त स्थान है, जरूरतों के अनुसार यथोचित संयोजन करता है। अब इसको अच्छे से समझने के लिए हम क्या करेंगे, एक समावेशी व्यवस्था में कौन किसके जरूरतों को, यहाँ पर पहले इसमें क्या करेंगे कौन, और दूसरे रिक्त स्थान में किसके जरूरतों के अनुसार यथोचित संयोजन करता है। तो अभिभावक और स्कूल की जरूरत, यहाँ पर देखो अभिभावक क्यों करेंगे और स्कूल की जरूरतों को क्यों पूरा करेंगे, इसलिए ये तो नहीं हो सकता। उसके बाद में दूसरा दिया है स्कूल किसके जरूरतों के, छात्र की जरूरतों से, ये ठीक लग रहा है। दूसरा दिया है छात्र स्कूल की जरूरतों से, ये तो क्या कर दिया है, उल्टा कर दिया है, छात्र नहीं करता स्कूल करता है। और यहाँ पर छात्र शिक्षक, यहाँ पर शिक्षक की जरूरत कुछ भी नहीं होती, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 2 या जिसको हम क्या बोलते हैं पर्याय नंबर 2 क्या होगा, सही जवाब होगा। इसे आप क्या पढ़ना है, कौन किसकी जरूरत, तो कौन स्कूल करेगा किसके लिए, तो छात्र के लिए करेगा, बिल्कुल सही है। तो हम नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट वाला क्या आएगा। तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एक सामाजिक रचनावादी कक्ष जिसमें बच्चों की व्यक्तिगत जागरूकता को ध्यान में रखा जाता है की व्याख्या करता है। सबसे पहले बैठने की तय व्यवस्था, यहाँ बैठने की जो तय व्यवस्था है यह उतनी मायने नहीं रखती। दूसरा देखेंगे शिक्षकों को केवल निर्देश देना, केवल वाला तो काम आता ही नहीं है, और बच्चों से पूर्ण आज्ञा पालन की अपेक्षा करना, जी बिल्कुल नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता। बच्चों द्वारा तथ्यों का स्मरण करना, सिर्फ रटना स्मरण करना उचित बात नहीं है। और चौथा दिया है बच्चों का आपस में चर्चा करते हुए समूह में कार्य करना, इससे क्या होगा, सामाजिक रचनावाद का हम क्या कर सकते हैं, विकास कर सकते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर 4 हमारा क्या होगा, सही जवाब होगा। उसके बाद में अगला प्रश्न देख लेते हैं। ओटी सर को थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, कोशिश करते हैं ओटी सर थोड़े से बड़े हो जाए। हाँ क्या बात है, थैंक यू। तो अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार पठन वैकल्य की पहचान है। पठन वैकल्य आपने देखे होंगे, जिसे हम क्या बोलते हैं, लर्निंग डिसेबिलिटी, जिसे क्या बोलते हैं, एलेक्सिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम, एलेक्सिया बोलते हैं, और इसे ही एक्वायर्ड डिसलेक्सिया भी बोला जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है, पठन वैकल्य की पहचान कैसी होती है, तो बच्चा क्या करता है कि उल्टे उल्टे लिखता है। जैसे बी को डी, बी लिखते समय वो बी को क्या लिख देगा, डी लिख देगा, 6 को क्या लिख देगा, 9 लिख देगा, और 21 को क्या लिख देगा, 12 लिख देगा, यानी अंकों को इधर उधर कर देगा। तो यहाँ पर इसका पहला ही आंसर सही है, बी को डी के रूप में लिखना और 21 को 12 के रूप में लिखना, 6 को 9 लिखना। आपने क्या देखे होंगे,
तारे जमी पर देखे होंगे जी, वहां पर जो छोटा बच्चा रहता है। हाँ, नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं कि निम्नलिखित में से लेवो वाइगोत्स्की भाई साहब, जीन पियाजे, लेवो वाइगोत्स्की आपका पीछा नहीं छोड़ने वाले जी। हाँ, हमने पुराने वाली वीडियो देख लीजिए, सभी के बारे में डिटेल में दिया हुआ जी। सो निम्नलिखित में से लेव वाइगोत्स्की का कौन सा कथन बच्चों के बारे में विचार करने को सही प्रकार से दर्शाता है, यानी सही आपको ऑप्शन लिखना है किसका, लेव वाइगोत्स्की का, हाँ, जो मनोवैज्ञानिक है। ठीक है। सो यहाँ पर क्या बोला है कि वाइगोत्स्की के सुझाव दिया है कि बच्चों में बहुत सी क्षमताएं होती हैं जिनमें वे कार्य शामिल है जिन्हें बच्चे सहायता के साथ कर सकते, ये तो ठीक है। वाइगोत्स्की बच्चों को एक कोरा कागज में के रूप में देखते जी, ऐसा तो उन्होंने बोला नहीं है। वाइगोत्स्की ने प्रस्तावित किया है कि बच्चे वयस्कों की तुलना में मात्रात्मक रूप से कम सोचते नहीं, वो तो बोलते बहुत ज़्यादा सोचते। वाइगोत्स्की ने बच्चों की क्षमताओं को बहुत कम आंकता है, बिल्कुल नहीं आंका है। तो यहाँ पर होगा क्या, तो यहाँ पर पहला जो है वाइगोत्स्की ने सुझाव दिया है कि बच्चों में बहुत सी क्षमताएं होती है जिनमें वे कार्य शामिल है जिन्हें बच्चे सहायता के साथ में क्या कर सकते, अच्छे से कर सकते। ये मानना लेव वाइगोत्स्की का है। हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है कि, हाँ, एक ही प्रश्न आ रहा है, कोई बात नहीं। बाल केंद्रित शिक्षा के पाठ्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप अगर मोबाइल पर यह वीडियो देख रहे होंगे तो अपने मोबाइल स्क्रीन को आप आड़ा कर दीजिए, ओटी सर भी बड़े बड़े दिखेंगे और क्वेश्चंस भी बहुत अच्छे से दिखेंगे। सो कौन सा कथन सही नहीं है, किसके संदर्भ में, बाल केंद्रित शिक्षा पाठ्यक्रम के संदर्भ में। तो यहाँ पर देखते हैं कौन सा सही नहीं है। सो पाठ्यक्रम का विकास व्यक्तिगत विभिन्नताओं, प्रेरणाओं, मूल्य एवं सीखने के सिद्धांतों के मनोवैज्ञानिक ज्ञान के आधार पर किया जाना चाहिए, तो बात सही है। पाठ्यक्रम बनाने में शिक्षक यह ध्यान रखता है कि शिक्षार्थी और समाज की क्या आवश्यकता है और सीखने की कौन सी क्रियाओं से ये आवश्यकताएं सर्वोत्तम रूप से पूर्ण हो सकती है, ये भी सही है। हमें क्या लिखना है, जो सही नहीं है वो लिखना है। पाठ्यक्रम बनाते समय शिक्षक की आवश्यकता एवं विद्यालय के उपलब्ध सुविधाओं का ध्यान रखा जाना चाहिए। शिक्षक की आवश्यकताओं का ध्यान कभी नहीं रखा जाता, क्योंकि हमारी जो शिक्षा नीति है वह शिक्षक केंद्रीय नहीं है, तो क्या है, विद्यार्थी केंद्रित है, बालक केंद्रित है, बाल केंद्रित है। चौथा भी देख लेते हैं, यानी ये तो नहीं है। क्रियात्मक होने के लिए प्रत्येक पाठ्यक्रम एक समुचित मनोवैज्ञानिक आधार पर स्थापित होना चाहिए, ये भी सही है। यानी ऑप्शन नंबर 3 सही नहीं है, इसलिए क्या है, यहाँ पर सही हो जाएगा जी। उसके बाद में बराबर है ना दीदी जी? जी मैडम जी, हाँ सही है। उसके बाद में आप अपनी कक्षा, थोड़ा सा बराबर नहीं आया है प्रिंट, आप अपनी कक्षा में से 10 छात्रों को चुनकर 3 माह तक उनमें होने वाले विकास का अध्ययन करते हैं, तो आपके द्वारा किए गए अध्ययन में से निम्नलिखित में से क्या सत्य हो सकता है। आपने क्या किया, 10 छात्रों को चुनकर 3 माह तक उनमें होने वाले विकास का अध्ययन किए, तो क्या हो सकता है। ठीक है, सभी छात्रों में विकास एक ही दिशा में हुआ, ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता। आधे छात्रों में विकास एक ही दिशा में हुआ, आधे में हुआ और आधों में नहीं हुआ, ऐसा तो नहीं हो सकता। आधे आधे बढ़ जाओ, आधे इधर जाओ, आधे उधर जाओ, बाकी मेरे साथ आओ, सोले वाला थोड़ी है, तो ये भी नहीं हो सकता। ठीक है, सभी छात्रों में विकास अलग अलग दिशा में हुआ जी, ये वो देख सकते हैं। इस संबंध में कुछ नहीं किया जा सकता, ये भी नहीं हो सकता, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा, इसका सही जवाब होगा। उसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न है, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे अपने साथी समूह के सक्रिय सदस्य कब होते, कौन सी अवस्था में होते, तो साथी जो सदस्य होते उनके सक्रिय अवस्था किशोरावस्था में होता है, जो 12 से 18 वर्ष तक में होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब हो जाएगा। क्योंकि जहां पर चर्चा करने का कुछ मतलब ही नहीं उठता, वहां पर हम अपना समय नहीं खोएंगे, क्योंकि आपका समय क्या है, कीमती है। आपकी कक्षा में एक बालक बड़ों से तू तड़ाक करके बोलता है, बालक इस अशिष्ट व्यवहार, अब ये व्यवहार तो अशिष्ट ही हुआ, अनुचित हुआ, व्यवहार को दूर करने के लिए आप क्या उपाय करेंगे। तो बालक को सबके सामने प्रताड़ित करेंगे, प्रताड़ित करने का तो चलता नहीं है ना, यहाँ पर बाल विकास में बिल्कुल चलता नहीं। बालक के माता पिता से उसे प्रताड़ित करने के लिए कहेंगे, अब मैं नहीं मार सकता, तेरे माँ बाप को बोलूंगा, बिल्कुल नहीं कर सकते। बालक को समझाएंगे कि अपनों से बड़ों को आप कहाँ जाता है तथा साथ ही
आप भी अपनों से बड़ों को भूलकर तू तड़ाक नहीं करेंगे, ऐसा समझाएंगे। अरे भाई साहब, अगर ऐसा समझाएंगे तो हो सकता है उसको ऐसा लगे कि इंसल्ट की भावना हो। आप बालक को आप कहकर संबोधित करने लगेंगे। जब आप यानी टीचर या अध्यापक या अध्यापिका जब बालक को आप बोलेंगे तो वो भी तू बोलना या तू तड़ाक करना बंद करके वो भी क्या बोल देंगे, आप बोलेंगे। इसलिए चौथा यानी यहाँ पर क्या होता है कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे जी। कुछ जो ट्रिक्स होते हैं वो हमें क्या करना पड़ेगा, अपनाना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद में अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है, थोड़ा सा प्रश्न, हाँ अगला प्रश्न क्या बोलता है देख लेते हैं। समाजीकरण की प्रक्रिया में अनुकरण को उपयोगी तथा विकासात्मक बनाने के लिए आवश्यक तत्व है क्या? परिवार एवं पड़ोस। दूसरा क्या दिया है, गांव एवं शहर, देश एवं राजनीति और परिवहन एवं संचार साधन। बताइए यहाँ पर सबसे क्या होगा। यहाँ पर देखो ये वाला प्रश्न बहुत सारे एग्जाम में पूछा है। तो सामाजिकीकरण की जो प्रक्रिया होता है परिवार और पड़ोस से स्टार्ट होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब हो जाएगा। अधिगम प्रक्रिया में, अब अधिगम क्या होता है सर, अधिगम यानी सीखना, लर्निंग प्रक्रिया में अभिप्रेरणा कार्य करती है। अब बोलेंगे सर ये अभिप्रेरणा क्या होती है, तो हम जिसे इंस्पिरेशन बोलते हैं। सो लर्निंग की प्रक्रिया में इंस्पिरेशन कौन सा कार्य करती है या अधिगम के प्रक्रिया में अभिप्रेरणा कौन सा कार्य करती है, तो यहाँ पर देख लेते हैं कौन सा कार्य करती है। छात्र की स्मरण शक्ति में पढ़ना करने की स्मरण शक्ति बढ़ाने वाला कोई काम नहीं है। पिछले सीखे हुए को नए अधिगम से अलग करने का, हम अलग नहीं करते, उसको जोड़ने का काम करते हैं। छात्र में सीखने के प्रति रुचि का विकास करने का, ये ठीक लग रहा है। छात्र को एक ही दिशा में सोचने के लिए योग्य नहीं, हमें तो उसे बहुआयामी बनाना पड़ता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा, इसका सही उत्तर होगा, सही जवाब होगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म प्रतिक्रिया और लक्ष्य अभिविन्यास का सही मिलाप है? सही वाला हमें देखना है, तो देख लेते कौन सा है सही वाला, देख लेते हैं। किसी विशेष रुचि के क्षेत्र में क्षमता में सुधार के लिए कार्य करना, उसे हम क्या बोलते हैं, महारत हासिल करने की दिशा में उन्मुख लक्ष्य, ये तो सही लग रहा है। नगद पुरस्कार जीतने के लिए परीक्षा की तैयारी करना, जिसे हम क्या बोलते हैं, परिहार उन्मुख प्रदर्शन, नहीं जी बिल्कुल इसे नहीं करते। कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करने के लिए किसी विषय की अतिरिक्त कक्षाएं लेना, जी बिल्कुल नहीं, ये भी नहीं है। ट्यूशन क्लास ये वो बिल्कुल नहीं है, जिसे हम परिहार उन्मुख नहीं बोलते। दूसरों से पिछड़ा प्रदर्शन न करने के लिए कड़ी मेहनत करना, उसे हम प्रदर्शन की दिशा में उन्मुख लक्ष्य, यह भी नहीं बोलते, इसलिए पहला जो ऑप्शन है ये क्या होगा, सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न देख लेते हैं हम। अगला प्रश्न क्या बोलता है, निम्नलिखित में से अधिगम सीखने का कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि जब कुछ पढ़ाया जाए अथवा कुछ सीखने के लिए कहा जाए तो उसे अपने समग्र रूप में ही बच्चों के सामने प्रस्तुत किया जाए। उसे अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत बोलते हैं, या सक्रिय अनुबंध सिद्धांत बोलते हैं, या अनुकरण सिद्धांत बोलते हैं, या प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत बोलते हैं। बताइए इसे क्या बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, तो इसका आंसर क्या होगा, इसे अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत कहते हैं। उसके बाद में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, इस पर बहुत सारे प्रश्न आते हैं। मूल्यांकन का उद्देश्य किसकी जानकारी देता है, किसकी जानकारी देता है, यहाँ लिखा है, देख लेते हैं किसकी जानकारी। विद्यार्थियों को कक्षा में वह कक्षा के बाहर कैसे सहायता दी जा सकती है, इसके बारे में देता है। ठीक है, विद्यार्थी का उसके सहपाठियों की तुलना में प्रदर्शन, जी बिल्कुल नहीं करता। विद्यार्थियों के सीखने में कमियां और अभाव ताकि उनकी असफलता की सही पहचान की जा सकते, जी ये ठीक है। अभी विद्यार्थियों की रटने की क्षमता तो हो ही नहीं सकता। अब पहला होगा या तीसरा होगा, तो इसमें पहला जो है यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार किस मूल्यांकन का क्या है, सही उद्देश्य है। तो क्या है, विद्यार्थियों को कक्षा में और कक्षा के बाहर कैसे सहायता दी जाए, इसके बारे में सोचना। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन आया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक सहगामी अधिगम युक्ति है। सहगामी, ढालना, क्रमबद्धता, सामाजिक और पृथक्कीकरण, या पारस्परिक रूप से प्रश्न करना। तो यहाँ पर पारस्परिक रूप से प्रश्न करना, यह क्या है, सहगामी अधिगम युक्त क्रिया है। उसके बाद में अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, क्या बोलता है कि आपकी कक्षा में 2 छात्र नेत्रहीन है जिन्हें दिखता नहीं है,
उनको पढ़ाने के लिए आप निम्न में से किस लिपि का प्रयोग करेंगे? ब्रेल लिपि, सामान्य लिपि, हिंदी की सामान्य लिपि या ब्रह्म लिपि? आप सबको मालूम है कि अगर हमारा बच्चा अंधा है, नेत्रहीन है, उसे हम ब्रेल लिपि की सहायता से क्या करेंगे? पढ़ाने का प्रयास करेंगे जी। तो ब्रेल लिपि का प्रयोग करेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पर बोला है, यदि आप कक्षा 7वीं के कक्षा अध्यापक है और आपकी कक्षा में नीरज एक दृष्टिबाधित छात्र है। अब दृष्टिबाधित नेत्रहीन एक ही हो गया, तो आप नीरज के लिए क्या करेंगे? नीरज को निचले स्तर के कार्य करने की छूट देंगे? जी नहीं, उसमें हीन भावना आ सकता है। नीरज के माता पिता से उसे दैनिक कार्य को करने में सहायता करने को कहेंगे? जी, ऐसा भी नहीं बोल सकते। नीरज के साथ कक्षा में सामान्य रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए और श्रव्य सीडी के माध्यम से, जो श्रव्य सीडी है सिर्फ सुनने के लिए, क्योंकि देखने वाला तो काम ही नहीं, क्योंकि वो दृष्टिबाधित है, के माध्यम से सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए। तीसरा सही लग रहा है। तो नीरज के साथ कक्षा में विशेष व्यवहार किया जाना चाहिए? जी बिल्कुल नहीं, सामान्य ही व्यवहार किया जाना चाहिए और क्या होना चाहिए? श्रव्य साधनों के साथ में उसको पढ़ाने का प्रयास करेंगे। इसलिए ऑप्शन नंबर जो क्या है 3 है, यह इसका सही क्या होगा? जवाब होगा। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं कि विद्यार्थियों में एक सम प्रत्यय के अधिगम को सुसाध्य करने के लिए एक शिक्षक को निम्न में से क्या करना चाहिए? देख लेते हैं। नई जानकारी और पिछले ज्ञान के बीच संबंध बनाने से बचे? जी नहीं, ये तो करना चाहिए, संबंध बनाना चाहिए। नियमों को समझने और अवधारणा की विशेषताओं को परिभाषित करने पर ध्यान दें? ठीक है, अभी के लिए ठीक है। दूसरा देख लेते हैं। विषय वस्तु से संबंधित आवश्यक और गैर आवश्यक जानकारियों को मिश्रित कर दे? जी बिल्कुल नहीं, मिश्रित तो नहीं करना है। उसके बाद में सामग्री और जानकारी को अत्यधिक मूर्त और जटिल रूप में प्रस्तुत कर, ये भी नहीं कर सकते, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब होगा। उसके बाद में निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित है, यानी सही पेयर कौन सा है? तो यहाँ पर देख लेते हैं सही पेयर कौन सा दिया है। तो स्वदर्पण सिद्धांत दुर्मिक का है बोला है? जी ये तो नहीं है दुर्मिक का। सामूहिक प्रतिनिधित्व का सिद्धांत कुले का है? ये भी नहीं है। मैं और मुझे का सिद्धांत मीड का है? जी हमने पिछले ही हमने क्या किए थे, पार्ट में हमने देखे थे, इसलिए ये सही है, इसलिए बाकी देखने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद में पियाजे साहब आ गए, जीन पियाजे। जी बिल्कुल हाँ, इनका रोल बहुत बड़ा रहता है। जीन पियाजे के अनुसार पूर्व क्रियात्मक अवस्था में बच्चे अपनी सुरक्षा नहीं कर सकते, यह अयोग्यता किन कारणों का परिणाम है? तो यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है, देख लेते हैं कौन सा है। तो उपकरणात्मक या निगमनात्मक तर्क का अयोग्यता, उसके बाद में व्यक्तिगत कहानियां, विचारों की परिवर्तनशीलता या उच्च स्तरीय अमूर्त चिंतन की कमी। तो यहाँ पर ये बोला कि ये जो अयोग्यता रहेगी, यह क्या रहेगी? विचारों की परिवर्तनहीनता में शामिल होगी। यह किसने बोला है? जीन पियाजे ने बोला है। उसके बाद में आपकी कक्षा में 60 बच्चे, जिनमें 10 बच्चों की जो बुद्धि लब्धि है, जिसको हम IQ बोलते हैं, क्या बोलते हैं? IQ बोलते हैं, 70 से कम है, तो आप उन छात्रों को किस समूह में रखेंगे? आपको मालूम है कि 130 के अगर ऊपर रहेगा तो बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट, और अगर मान लेते हैं 60 से अगर नीचे रह गया तो बहुत ही हम क्या बोलेंगे उसको? मंद बुद्धि बोल सकते हैं। तो यहाँ पर 70 से कम है, तो ऐसे बच्चों को हम कौन से कैटेगरी में लाएंगे? तो ऐसे बच्चों को क्षीण बुद्धि वाले छात्र को कैटेगरी में लाएंगे। इसलिए ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब होगा। उसके बाद सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में निम्नलिखित में किसका मूल्यांकन नहीं किया जाना चाहिए? किसका मूल्यांकन नहीं किया जाना चाहिए बोला है, नहीं किया जाना चाहिए। चलो ठीक है। छात्रों के विभिन्न विषयों के क्षेत्रों में कौशल, ये तो किया जाना चाहिए। छात्रों के विभिन्न विषयों क्षेत्रों में सफलता का स्तर, वो भी देखना चाहिए। छात्रों की सामाजिक आर्थिक स्थिति को देखा नहीं जाना चाहिए, कौन से सामाजिक स्थिति से या कौन से आर्थिक स्थिति, वो गरीब है या हाँ जी हाँ, अच्छा वोट दिख रहा है, जी हाँ। उसके बाद में वैयक्तिक छात्रों के वैयक्तिक कौशल और रुचि और अभिव्यक्ति, ये भी देखा जाना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या है? यह नहीं किया जाना चाहिए मूल्यांकन के समय। उसके बाद में अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है कि प्रभावी अधिगम के लिए शिक्षार्थी की रिक्त स्थान भागीदारी की आवश्यकता होती है। सक्रिय होना चाहिए, विनम्र होना चाहिए, आंशिक होना चाहिए कि निष्क्रिय होना चाहिए? तो आंशिक और निष्क्रिय तो होगा ही नहीं, आंशिक और निष्क्रिय तो होगा ही नहीं। अब
प्रभावी अधिगम के लिए, बड़ा इफेक्टिव लर्निंग के लिए शिक्षार्थी या बच्चों की भागीदारी सक्रिय होना चाहिए कि विनम्र होना चाहिए? बोलिए सर, आप बोलेंगे सक्रिय होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सक्रिय होना चाहिए। इसलिए ऑप्शन नंबर पहला ही क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। समकालीन सिद्धांतकारों के अनुसार सीखना प्राथमिक रूप से एक रिक्त स्थान गतिविधि है। यह यांत्रिक है, व्यवहारवादी है, निष्क्रिय है या सामाजिक है? बताइए यह कौन सी गतिविधि है? सीखना प्राथमिक रूप से कौन सी गतिविधि है? तो सामाजिक गतिविधि है। ठीक है। उसके बाद में जीन पियाजे, फिर से आ गए जीन पियाजे। हाँ, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन। ठीक है। जीन पियाजे के नैतिक जीन पियाजे के नैतिक विकास सिद्धांत की परायत नैतिक अवस्था में निहितार्थ है। क्या इस अवस्था में बालक सत्तावादी वातावरण से दूर होता है? जी नहीं। उसके बाद में इस अवस्था में बालक सत्तावादी वातावरण में डूबा होता है। जी, उन्होंने तो ऐसा ही बोला है। उसके बाद में तीसरा, यह अवस्था बालक के संगी साथी के बीच के संबंधों को परिणाम स्वरूप पैदा करती है। जी, ये भी नहीं होता। इस अवस्था में बालक में तर्क संगतता, लचीलापन तथा सामाजिक चेतना का गुण पाया जाता है। ये भी नहीं होता। इसलिए ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, और अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर, जो आपको देगा 1 मार्क सी। अब यहाँ पर अधिकथन है और तर्क है। तो अभिकथन क्या है या असर्शन क्या है देख लेते हैं। एक बच्चा 11 महीने में चलना सीखता है, जबकि दूसरा बच्चा 15 महीने में चलना सीखता है। जी बिल्कुल, उनकी अवधि क्या हो सकती है? अलग अलग हो सकती है। तो सही है। अब तर्क क्या दिया है, रीजन क्या दिया देख लेते हैं। व्यक्तियों में विकास के भिन्न भिन्न दरों पर होता है। जी बिल्कुल, ये भी सही है। इसका मतलब ये और आर दोनों सही है। आर ये की सही व्याख्या करता है। दूसरा देखो, ये और आर दोनों सही है, लेकिन आर यानी तर्क यह अभिकथन की सही व्याख्या नहीं करता। ये तो हो ही नहीं सकता। और गलत है तो है ही नहीं। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा? सही जवाब हो जाएगा। जी, आपको कोशिश करेंगे कि कम समय में ज़्यादा, बस आप इतना ही करिए कि ओटी सर अगर आपके लिए ओवर टाइम कर रहा है, ऐसे अगर लग रहे हैं, तो आप हमारे चैनल को क्या कर दीजिए? सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन का बटन प्रेस कर दीजिए, ताकि नए वीडियो क्या करें हम आप तक सबसे पहले नोटिफिकेशन है। और जो आपके दोस्त हैं उन तक भी क्या कर दीजिए? शेयर कर दीजिए, ताकि सबको अध्यापक बनने का मौका मिले। जी, गुरुजी बोलेंगे, हाँ, टीचर दीदी बोलेंगे। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। जनजातीय समुदाय के विद्यार्थियों के सफल समावेश के लिए एक शिक्षिका को निम्न में से किससे बचना चाहिए? क्या नहीं करना चाहिए? देख लेते हैं किससे बचना चाहिए। तो उनके दैनिक जीवन और परिवेश से उदाहरण शामिल करना चाहिए, तो करना ही चाहिए। उनके सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भों को महत्व और सम्मान देना चाहिए, बिल्कुल देना चाहिए। पाठ्यक्रम में उनकी संस्कृति में प्रचलित लोकगीतों और गीतों का शामिल करना, बिल्कुल करना चाहिए। उन संप्रदायों को पढ़ना जो उनके जीवन के लिए पूरी तरह अप्रासंगिक है। जी बिल्कुल, इससे क्या करना चाहिए? बचना चाहिए। इसलिए ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद में हम अगला प्रश्न देखते हैं। कुछ ही प्रश्न बच्चे। 4 साल के राहुल को एक गुड़िया उपहार में मिलने पर वह बोला, क्या बोला? मैं इसका क्या करूँगा? लड़के गुड़िया से नहीं खेलते। यह क्या दर्शाता है? यह क्या दर्शाता है? जेंडर प्रासंगिकता दर्शाता है, जेंडर पक्षपात दर्शाता है, या जेंडर रूढ़िवादिता दर्शाता है, या जेंडर क्षमता दर्शाता है? बताइए यह क्या दर्शाता है? तो यह क्या दर्शाता है? वो क्या बोलता है कि लड़के गुड़ियों से नहीं खेलते। इसका मतलब जेंडर रूढ़िवादिता दर्शाता है। अब इसके बाद में किस मनोवैज्ञानिक ने व्यवहार का यह समीकरण दिया? व्यवहार जिसे हम क्या बोलते हैं? बिहेवियर बोलते हैं। बिहेवियर का बी, जिसे कार्य को किस प्रकार से प्रभाव डालता है? व्यक्तित्व और वातावरण को, जिसे हम क्या बोलते हैं? पर्सनालिटी और एनवायरनमेंट बोलते हैं। यानी बी इज इक्वल टू एफ अंडर ब्रैकेट पी एंड ई। यह समीकरण कौन से मनोवैज्ञानिक जी ने दिया हुआ है? बताइए किन से दिए? तो यह लेविन जी ने दिया है। किसने दिया है? लेविन, यह मनोवैज्ञानिक ने दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। पूजा अपने दोस्त से कहती है कि हमें कक्षा के नियमों का पालन करना चाहिए, वरना शिक्षिका हमें बाहर खेलने की अनुमति नहीं देगी। पूजा लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के किस चरण में है? जो लॉरेंस कोहलबर्ग के जो नैतिक विकास के जो क्या है सिद्धांत है, वो तो कौन से चरण में है आपको बताना है। तो यहाँ पर चरण दिए हुए है। आज्ञा पालन एवं दंड अभिविन्यास,
अच्छी लड़की अभिविन्यास, अधिकारिता एवं सामाजिक क्रम व्यवस्था अधिविन्यास या सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत का अभिविन्यास। बताइए यह कौन सा है? ऑलरेडी हमने इसको पिछले वीडियोस में बड़े ही विस्तार के साथ में बताया है, क्योंकि अभी हमें क्या करना है, जल्दी जल्दी प्रैक्टिस करना है। तो यहाँ उनका कौन सा है? आज्ञा पालन एवं दंड अभिविन्यास के चरण में है। कौन? पूजा। ये तो नाम दिया है, ठीक है, उसमें आपका भी नाम हो सकता है, किसी का भी नाम हो सकता है, वोटी सर का भी नाम हो सकता है। क्या बात है। तो अब अंतिम प्रश्न देखते हैं। यदि एक 12 वर्ष के बालक की मानसिक आयु केवल 10 है, कितनी है? केवल 10 है, तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? यदि आप शिक्षक है, हाँ दीदी आप भी शिक्षिका है, तो आप क्या करेंगे? तो यहाँ पर देखते हैं क्या करना चाहिए। क्या करना चाहिए देखते हैं। छात्र को निम्न कक्षा में स्थानांतरित करें। जी 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 बिल्कुल नहीं, ताकि उसे पढ़ाने में कठिनाई नहीं हो, हम उसका डिमोशन नहीं कर सकते। छात्रों को मंद गति से पढ़ने वाले छात्रों के समूह में स्थानांतरित कर दो। जी हमें ग्रुपिज्म नहीं करना है, नहीं तो क्या होगा, हीन भावना आ सकती है। जब तक कि उसका ठीक से परीक्षण न कर ले कोई भी अंतिम निर्णय न ले। यह तो ठीक है, अभी ठीक लग रहा है। प्रधानाचार्य को संस्तुति करे कि उसके लिए विशेष कक्षा का प्रबंध करे। जी ऐसा भी नहीं कर सकते, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा? सही जवाब होगा। ओटी सर के ओवर टाइम के लिए आप क्या कर दीजिए, फिर से अगर नए होंगे तो बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर भी करिए। और अगर हमारे चैनल पर अगर पुराने हैं तो और कौन से टाइप के वीडियोस बनाने चाहिए ये हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिए। अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।